साथियों नमस्कार। साथियों, जो बात चल रही थी असहयोग आंदोलन के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, आपने बहुत अच्छी तरह देखा था कि असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से जो है ब्रिटिश राज का असहयोग किया गया, यानी कि ब्रिटिश राज को कई सिद्धांतों में हमने असहयोग किया, कई सिद्धांत बांटे, उसके जो पदवियां वापस ले ली और हमने क्या किया, पदवियां वापस लौटा दी और हमने जो है उनके विदेशी कपड़े जो कि बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, वो आर्थिक स्तर पर था। और हमने कई सिद्धांत देखे कि धीरे धीरे करके ब्रिटिश के राज के स्कूल छोड़े गए, ब्रिटिश राज के जजमेंट जो वकील थे भारतीय, उन्होंने ब्रिटिश राज के कोर्टों को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके ब्रिटिश राज का असहयोग, ब्रिटिश राज को बहिष्कार किया गया। लेकिन कुछ हिंसक घटनाओं की वजह से गांधी जी को मजबूरी में इस आंदोलन को बीच में ही रोक देना पड़ा। और बीच में इसलिए रोका गया क्योंकि हमने देखा था गोरखपुर में को एक शांति जुलूस जा रहा था और अचानक वो जो है उग्र हो जाता है और एक थाने पर आक्रमण करता है, जहां पर 4 पुलिस वालों को मार दिया जाता है। और तो ये हिंसक घटनाएं जैसे ही गांधी जी के कानों में पड़ी और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया। तो साथियों, वो अपने सिद्धांतों पर अड़े थे कि सत्याग्रह वास्तव में किस प्रकार से सत्याग्रह होना चाहिए, तब हम सफल हो पाएंगे। और हमने देखा था कि इसके बहुत ही गहराई में जाकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा था कि किस प्रकार से शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है कि सूती कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है और आर्थिक स्तर पर मतलब कई सिद्धांतों से बहिष्कार किया जाता है। और हम देखते हैं कि 1920 और 21 का आंकड़ा आर्थिक स्तर पर जो कपड़ों का होता है, विदेशी वस्तुओं का होता है, वो लगभग 102 करोड़ से 57 करोड़ पहुंच जाता है, यानी कि घटने लगता है। तो इस प्रकार से आर्थिक जो स्थिति थी उसमें भी परिवर्तन होता है। और हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार से विद्रोह होता है कि किसान वर्ग जो बहुत ज़्यादा परेशान था, किन से, जमींदारों से और तालुकेदारों से। और हमने देखा था कि किसानों का जमींदारों के प्रति जो विद्रोह था, जो आक्रामक गुस्सा था, वो विद्रोह में बदल जाता है। और जो तालुकेदार थे जो कि बार बार किसानों का पट्टा निरस्त कर रहे थे, उनके विद्रोह में जो है बाबा रामचंद्र, सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो कि एक गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे, उनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार जो है विद्रोह होता है। और उसमें जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं और देखते ही देखते 1 महीने में 300 संगठन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है विद्रोह, असहयोग आंदोलन का जगह जगह पर विद्रोह हो रहा था। और तो 1909 में जो गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा था, उस विचार को सकारात्मक रूप से सिद्ध किया जाता है और वो सपना भी सत्य होता है। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आदिवासियों में विद्रोह होता है कि अल्लूरी सीताराम राजू जो कि आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं, और किस प्रकार से बागानों से आदिवासियों को रोक दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है, उनको मवेशी चराना मना कर दिया जाता है, उनसे जलावन की लकड़ी वो ना ले सके। इस प्रकार से विद्रोह किया जाता है। उनके जो वास्तविक हक थे उनको भी रोक दिया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा आदिवासियों को परेशान किया था और जो सड़क निर्माण चल रही थी उस पर मजबूरीवश उनको मजदूर बना दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे विद्रोह आदिवासियों के हुए और उसमें बहुत ही डट करके जो है सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू ने विद्रोह किया और जा कर के अंततः जो है 1924 में सीताराम राजू को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो साथियों, इस प्रकार से हम जो है कल का सेशन हमने एंड किया था और आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से बागानों में जो है विद्रोह हुआ। बागान के मजदूर जो कि असहयोग आंदोलन का मतलब क्या समझते थे, आज हम जानेंगे। साथियों, जो असहयोग आंदोलन था वास्तव में जो है बागानों के जो मजदूर थे वो समझते थे कि असहयोग आंदोलन जो है ज़्यादातर देशों में इसका जुलूस निकाला जा रहा है, जगह जगह पर भारत देश में जो है जुलूस निकाला जा रहा है। तो
कहीं ना कहीं कि वो समझते थे कि ये आज़ादी आ रही है, गांधी राज वापस आ रहा है, हमसे जो ज़मीनें छीनी गई हैं, हमसे जो पट्टे छीने गए हैं ज़मीन के, वो पुनः जो है ज़मीनें वापस हो जाएंगी। इसलिए मज़दूर जो बागों में काम करते थे, जिनका आज़ादी का मतलब सिर्फ एक ही था कि वो बाग से थोड़ा सा बाहर जा सकें, जानकारी ले सकें और अपने गांव से अटैचमेंट हो सकें, गांव से जुड़ सकें। लेकिन साथियों, उन दिनों क्या था कि मज़दूरों को एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता था और उसमें 24 घंटे एक तरीके से उनसे मजदूरी ली जाती थी, मजदूरी कराई जाती थी। तो उनको बाहर आने जाने का, जो बागानों में बाहर आने जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी और वो इजाज़त बहुत ही मुश्किल से मिल पाती थी, नहीं तो बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। तो वो असहयोग आंदोलन, वो आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना समझते थे कि अब हम जो है बाग से बाहर जा सकते हैं और अपने गांव से जो है ताल्लुकात रख सकते हैं। तो अंततः क्या हुआ कि जो है जितने भी मज़दूर होते हैं वो बागान मालिकों की अवहेलना करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये जो बागान मालिक हैं ये हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन लाया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया है, उसकी वजह से हमें आज़ादी मिलने वाली है। और ये सोच करके हम देखते हैं हज़ारों की तादाद में मज़दूर बागों से बाहर भागने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं और बागों से बाहर आकर के, लेकिन साथियों जैसे ही बाहर आते हैं वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, अपने घर नहीं पहुंच पाते। रास्ते में ही हम देखते हैं कि जगह जगह पर स्टीमर और जो रेलवे के साधन थे, जो आने जाने के साधन थे, वो पूरी तरह रोक दिए गए थे। असहयोग आंदोलन के जो जुलूस थे उसकी वजह से कि सारे संसाधन को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि जब एक दूसरों का आवागमन नहीं होगा एक स्थान से दूसरे स्थान, तो क्रांतिकारी जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे। और तो इस जो स्थिति है, जो परिस्थिति है असहयोग आंदोलन की, जो जुलूस निकल रहा था, उसको देखते हुए सारे साधन प्रतिबंधित कर दिए गए थे। और हम देखते हैं इस वजह से किसान जो है बाहर नहीं पहुंच पाते, अपनी मंजिल नहीं पहुंच पाते। स्टीमर और रेलवे और बसें, हर चीज़, यातायात के सारे साधन रोक दिए जाते हैं और बाद में उनको रोक लिया जाता है और बाद में पुलिस भी हालांकि उनकी पिटाई करती है और फिर बाद में बागानों में वापस जो है भेज दिया जाता है। तो ये स्थिति काफ़ी दर्दनाक होती है। गांधी जी इसका डिस्कस भी करते हैं और एक बड़ी बैठक करते हैं और हम देखते हैं इस आंदोलनों के चलते धीरे धीरे कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है तो वो जो किसान सभा है, अवध में जो सन्यासी बाबा रामचंद्र के द्वारा जो अवध में किसान सभा आयोजित करी गई थी, उसको भी कांग्रेस में शामिल करना चाहती है और इन आदिवासियों के संगठन को, इन बागानों के मज़दूरों की बात को भी चर्चा करती है वहाँ पर कि किस प्रकार से जो है इस आंदोलन की इस मनोदशा को शांत किया जाए और उन्हें आज़ादी मिले। तो साथियों हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस जो अवध किसान सभा है उसको शामिल नहीं कर पाती। उसका रीज़न होता है, अवध किसान सभा के शामिल न करने का रीज़न होता है वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि अवध जो किसान सभा है वो उग्र हो जाती है और उग्र होकर के जो जमींदार होते हैं और जो तालुकेदार होते हैं उनके घरों में हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद में उनके अन्नागारों को लूट लिया जाता है। इस चीज़ों को देखते हुए, इन परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी और जो समर्थक थे उनके, वो हिंसक जो विद्रोह कर रहे थे, जो उग्र विद्रोह कर रहे थे, उनको अपने संगठन में शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हीं को शामिल करते थे। गांधी जी का ये आदेश था, गांधी जी का आदेश समझिए, ये गांधी जी के सिद्धांत समझिए, वो ये थे कि उन्हीं को जो है समर्थन देना या उन्हीं के साथ जुड़ना जो सत्य का साथ देते हैं। और दूसरी चीज़ जो अहिंसा का साथ देते हैं, जो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा परम धर्म है, उन्हीं का साथ देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है बागानों में आंदोलन होता है। तो साथियों इसी के क्रम में हम
असहयोग आंदोलन को बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं और हम चाहते हैं कि एक बार आप कुछ क्वेश्चन जो है लिखने का प्रयास करिएगा। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, अगर आप भारत के राष्ट्रवाद के उदय पर टिप्पणी लिखें तो भारत के राष्ट्रवाद के उदय का जो शुरुआत थी, जो प्रारंभिक अवस्था थी, उसको भी आप बताएंगे। जो हमने पहले सेशन में बताया था कि किस प्रकार से जो पूरे देश में जो है पूरे यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो गीतों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान हुआ और विचारों की जो क्रांति भड़की, तो धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ और यूरोप के चलते चलते जो विभिन्न देश थे उसमें धीरे धीरे राष्ट्रवाद बढ़ता गया और विभिन्न वर्गों के लोग उससे जुड़ते गए और अपने विचारों से उनको ये आभास हुआ कि मेरी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है राष्ट्र की पहचान। यानी कि जो राष्ट्र की पहचान है, जो वास्तव में राष्ट्र जब विजय होगा, यानी कि राष्ट्र की जो स्थिति है वो अगर सुधार में आएगी या राष्ट्र उन्नति करेगा तो हमारी उन्नति होगी। तो साथियों, इस प्रकार से धीरे धीरे देखते हैं राष्ट्र का उदय होता है और अपने देश में जब गांधी जी आते हैं तो और भी जो है स्थितियाँ मजबूत हो जाती हैं। 1915 के बाद जब गांधी जी लौटते हैं तो ये स्थितियाँ भारत के राष्ट्रवाद पर एक टिप्पणी लिखे और लिखे, पहला विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करें कि पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन तीनों में संबंध बताते हुए आप इस पर लिखने का प्रयास करिए। साथियों, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है लिखना भी आपको आना चाहिए, लिखने की शैली आनी चाहिए। तो जो है रिलेट कर पाएंगे कि खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन किस प्रकार से बना, क्योंकि गांधी जी चाहते थे जो खिलाफत आंदोलन थी, और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आप लोग जानते होंगे कि जो ऑटोमन साम्राज्य था और ऑटोमन साम्राज्य के जो खलीफा थे, यानी कि उनका जो है ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा पर जब औपनिवेशिक हमला होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो उनके ऊपर एक सख्त संधि जो लागू होती है, वो उस संधि के दौरान उन पर काफ़ी जुर्माना थोप दिया जाता है, उनका काफ़ी अपमान होता है, काफ़ी अवहेलना होती है। उस अवहेलना को देखते हुए जो इस्लाम धर्म था, यानी कि वो तुर्की साम्राज्य को एक खलीफा मानता था, अपना एक सम्मान की दृष्टि से देखता था, तो उनके खिलाफ जो है उनका जो अपमान हुआ, तो उनके खिलाफ जो हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है इस्लाम ने विद्रोह किया। मुस्लिम जो वर्ग था वो विद्रोह किया, वो विद्रोह करना चाहता था। और शौकत अली, और हमने देखा था कि शौकत अली और जो दो भाई थे, तो उन भाइयों की वजह से अली बंधु और शौकत अली, जो अली बंधु थे, उन्होंने विद्रोह किया इस चीज़ का, और खिलाफत आंदोलन वो विद्रोह की फॉर्म में, यानी कि विद्रोह के रूप में खिलाफत आंदोलन को सामने लेकर के आए। और ये खिलाफत आंदोलन तब तक सफल नहीं हुआ क्योंकि खिलाफत आंदोलन और भी बड़ा रूप लेना चाहता था, और खिलाफत आंदोलन और भी बड़े रूप लेने की एक वजह भी थी कि ब्रिटिश सरकार को एक गहरी चोट देनी थी, मतलब आंतरिक रूप से प्रभावित करना था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो गांधी जी से भी बुला करके वार्ता करते हैं, बैठक में वार्ता करते हैं, और तब जा कर के जो खिलाफत आंदोलन था वो जा कर के असहयोग आंदोलन का रूप लेता है। तब हिंदू और मुस्लिम जो दोनों वर्ग हैं वो मिल करके जो है एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बनाते हैं, यानी कि असहयोग बनाते हैं, और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती। तो साथियों, आप जब भी पढ़ें तो एक दूसरे टॉपिक को रिलेट करते रहें, यानी कि पहला विश्व युद्ध का संबंध आप यूरोप से जोड़ेंगे कि यूरोपीय विश्व युद्ध से किस प्रकार से जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और फिर प्रथम विश्व युद्ध का संबंध जो है किस प्रकार से भारत के राष्ट्रवाद से हुआ, और भारत के राष्ट्रवाद में जो
भारत के राष्ट्रवाद का गंभीर रूप से जो प्रभाव पड़ा वो 1915 से जब गांधी जी आए और पहला सत्याग्रह 1917 में किया। तो हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह और कई सत्याग्रह जो अहमदाबाद मिल में जो विद्रोह किया, सत्याग्रह किया गांधी जी ने, तो उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का पूरे तरीके से उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय, जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसको असहयोग आंदोलन से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन से जोड़ सकते हैं, ये टिप्पणी आप लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्पणी आप लिखें और ये भी लिखें कि उसका रॉलेट एक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा। और रॉलेट एक्ट जब आया, जब काला कानून आया, तो काले कानून से जो असहयोग आंदोलन लाना पड़ा गांधी जी को, वो क्या मजबूरी थी। और रॉलेट एक्ट के दौरान अगर रॉलेट एक्ट पर भी स्पेशल टिप्पणी लिख सकें तो आप ज़रूर प्रयास करिएगा कि वो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जनरल डायर के नेतृत्व में जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई थी, तो जलियांवाले बाग पर आप टिप्पणी लिखें और ये भी लिखें, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए कि जलियांवाला बाग किसका था। और ये भी आप बताएंगे कि उसमें किन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो है जलियांवाला बाग का कांड हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि इसे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं और कोशिश करें साथियों, ये भी कोशिश करें अगर आप वीडियो के अंदर कोई भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पाते हैं कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं है या वीडियो में जो है लिखने में कोई कमी है, तो आप उसको ज़रूर माध्यम से बताएं। मैं प्रयास करूंगा अपने सुधार में और एनसीईआरटी को और बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है ये ज़रूर सजेशन दें। तो साथियों, मैं प्रयास करूंगा कि ये आप लिखें और लिखें कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में सेनाओं की जबरन भर्ती हुई थी और उससे जो है आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये भी आप लिखें और जो असहयोग आंदोलन की गहराई है वो भी आप लिखें कि शहरों को किस प्रकार से प्रभावित किया असहयोग आंदोलन ने और ग्रामीण स्तर को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो ये आप टिप्पणी लिखेंगे और लिखेंगे कि बागानों में किस प्रकार से स्वराज वापस आया। फिर हम चलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ हम चलेंगे कि गांधी जी ने कितने जो है समर्थकों के साथ दांडी मार्च निकाला था, एक नमक यात्रा निकाली थी और नमक कर के विरोध में गांधी जी ने क्यों विद्रोह किया ये भी हम बताएंगे और किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को क्यों लाना पड़ा और अंत में उन गांधी जी को क्यों ऐसा आंदोलन करना पड़ा कि अंग्रेज़ों यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों लाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और हम इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ तक रहा, ये सारी चीज़ें हम अगले सेशन में जानेंगे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ में ये बताना चाहता था कि पढ़ाई के साथ साथ रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लिखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, विशेष ध्यान दें और मेरे हर वीडियो हर टॉपिक पर 1-2 टिप्पणी, 1-2 लेसन जरूर लिखें, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 प्रश्न जरूर लिखें। जैसे जैसे मैं प्रश्नों को बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाएं। फिर हम जो एनसीईआरटी पूरा होते ही जैसे हाई स्कूल मैंने लगभग कवर किया है, भारत के राष्ट्रवाद पर हैं। अब फिर हम इसके आगे चलेंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार से भारत में औद्योगिकीकरण का विकास हुआ और बताएंगे कि मुद्रा संस्कृति किस प्रकार से आई। तो इन सारी बातों को बताने के बाद में फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में किस प्रकार से जो हमने पढ़ा है उसके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे ये तरीका भी बताएंगे। और हमारे एक चैनल जो कि टारगेट विथ यूपीएससी द विजन
2 पर आप जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो प्रीवियस में पूछे गए हैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी में, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप बेहतर समझ पाएंगे। तो साथियों इसी प्रकार से आप चैनल को वॉच करते रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।